पोटेंशियल, ठीक है। पूरा चैप्टर एक बार में रिवीजन होगा। वैद्युत विभव बच्चों क्या है, जैसे हमने एक चीज देखी है कि जैसे दो बर्तन है मेरे पास, दोनों में द्रव भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। और इन दोनों बर्तनों को मैंने एक पाइप से जोड़ दिया आपस में। तो हमें पता है कौन से बर्तन में पानी ज्यादा है, कौन से बर्तन में द्रव ज्यादा है। इसमें ज्यादा है। किस बर्तन में द्रव ज्यादा है बच्चों? इसमें ज्यादा है, दूर से लग रहा है कि नहीं। तो हमारा माइंड क्या सोचेगा कि पानी इससे इसमें जाएगा या उससे इसमें आएगा? इसमें पानी ज्यादा है, देख रहा है। द्रव इसमें ज्यादा है, इसमें द्रव की मात्रा कम है। तो द्रव इससे उसमें जाना चाहिए या उससे इसमें आना चाहिए? है बताओ। द्रव उससे इसमें ज्यादा है, जबकि द्रव किसमें ज्यादा है? तो द्रव कौन से बर्तन से किस बर्तन में जाएगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि किस बर्तन में द्रवतल ऊंचा है या द्रव दाब पर, या द्रव दाब। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए द्रव दाब की और यहाँ पर बात करी जाए द्रव दाब की, किस पॉइंट पर द्रव दाब ज्यादा है? इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट से द्रव तल की जो ऊंचाई है वो अधिक है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है P बराबर OHG, यानी जो प्रेशर होता है वो किसके अनुपाती होता है? ऊंचाई के। इसके तो यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ पर द्रव दाब ज्यादा होगा। अधिक द्रव दाब से कम द्रव दाब की ओर द्रव जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी यार सीधी भाषा में समझिए कि जिस बर्तन में द्रवतल ऊंचा होगा उस बर्तन से द्रव किसमें जाएगा? जिस बर्तन में द्रवतल नीचा है। समझ में आ रही मेरी बात? ना कि द्रव की मात्रा पर निर्भर करेगा। कोई ये ना सोचे कि इसमें तो बहुत ज्यादा द्रव है तो इससे उसमें द्रव जाना चाहिए, यही सोचोगे ना? ऐसा नहीं होगा। हमें किस पर डिपेंड करना है, किससे किसमें द्रव जाएगा। ये चीज बच्चों किस पर डिपेंड करेगी? द्रव तल की ऊंचाई पर। समझ में आ रही बात? जिस बर्तन में द्रव तल की ऊंचाई होगी उससे जिसमें कम होगी उधर की ओर द्रव जाएगा। दूसरी चीज, मान लो दो मेरे पास, एक ये वस्तु है मेरे पास और एक ये छोटी सी वस्तु है, सही है। इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर मान लो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है। अगर हमने इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी। किससे किस में जाएगी? है? अच्छा एक बात बताओ, ऊष्मा की मात्रा किस में ज्यादा है, इस वाली वस्तु में या इसमें? इस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है क्योंकि ये बड़ी वस्तु, इसके पास अधिक ऊष्मा है। इस वस्तु में ऊष्मा कम है, लेकिन इस वस्तु का क्या ज्यादा है? टेम्परेचर। तो बच्चों ऊष्मा जाएगी अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु में, मतलब इससे इसमें जाएगी, सही है। और जबकि ऊष्मा की मात्रा किसमें ज्यादा है? इसमें, सही है। फिर भी ऊष्मा कम, इस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम है, इससे इसमें आएगी। वो चीज किस पर डिपेंड करेगी कि ऊष्मा का आदान प्रदान किधर से किधर की होगा? वो करेगी टेम्परेचर पर, वस्तुओं के टेम्परेचर डिफरेंस पर, तापांतर पर। अधिक ताप वाली वस्तु से ऊष्मा किधर आएगी? निम्न ताप वाली वस्तु, सही है। अब मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है कि हमने दो बच्चों वस्तुएं रख दी, एक का विभव V1 है, एक का विभव V2 है। विभव छोड़ो पहले, मान लो दोनों वस्तुएं आवेशित है हमारे पास, दोनों वस्तुएं। अगर हमने इन्हें मान लो जोड़ दिया किसी तरीके से, तो पहले मैंने ये तुम्हें क्यों समझाया कि द्रव किधर से किधर जाएगा, वो चीज किस पर डिपेंड करी? द्रव तलों के अंतर पर, है कि नहीं, या द्रव दाब पर। दूसरी चीज हमने ये देखा कि ऊष्मा किधर से किधर जाएगी, वो टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर किया। तीसरी चीज, अब मान लो दो वस्तुएं, दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2। तो अब अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो बच्चों किधर से किधर की ओर आवेश जाएगा? इस वाली वस्तु से उधर की ओर जाएगा या उस वाली वस्तु से इधर की ओर आएगा? ये चीज किस कारक पर डिपेंड करेगी, किस पॉइंट्स पर डिपेंड करेगी? वो पॉइंट्स होता है वैद्युत विभव। क्या होता है बच्चों? विभव। जैसे हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो ऊष्मा का आदान प्रदान डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पर, तापांतर पर, और द्रव किधर से किधर जाएगा ये किस पर निर्भर करता है? द्रव तलों की ऊंचाई पर। वैसे ही उस आवेश का आदान प्रदान किधर की ओर होगा, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो आवेश का आदान प्रदान किधर से किस वस्तु से किस वस्तु में होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? वैद्युत विभव पर, यानी विभवांतर। समझ में आया? लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत विभव होता क्या है, सही है। तो हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या होता है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो आवेश का आदान प्रदान किस चीज पर निर्भर करेगा? वैद्युत विभव। अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार निर्भर करेगा। पहले पढ़ लें कि वैद्युत विभव आखिर क्या होता है। बच्चों समझ में आ रही बात मेरी? तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूं कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ये होते क्या है आपस में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, सही है। मेरे पास एक प्लस क्यू, तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके वैद्युत क्षेत्र में ही कहीं पर एक परीक्षण आवेश बच्चों Q0 रखा है, ठीक है, इसके वैद्युत क्षेत्र में। तो क्या होगा, इस आवेश के कारण, ये मूल आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, इस मूल आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा, गुलाम के नियमानुसार नहीं लगेगा। उस वैद्युत, अगर मान लो इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो मैंने मान लिया E है, कितना है E, तो जो वैद्युत बल लगेगा, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी F अपॉन Q नॉट, तो F बराबर क्या हो गया, E Q नॉट। ऐसे इतना ही तो वैद्युत बल लगेगा, समझ में आ रही बात? अगर ये दोनों सेम प्रकृति के हैं तो जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, सही है। अब मान लो इस आवेश को बच्चों हम यहाँ से, ये A पॉइंट है, यहाँ से B पॉइंट तक लाना चाहते हैं, इतनी दूरी तक, ठीक है। इसको हम क्या करना चाहते हैं, इस परीक्षण आवेश को इस मूल आवेश के वैद्युत क्षेत्र में चलाना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं। तो आप ये बताओ, जब इसे इधर ले जाओगे तो आपको इस बल, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस आवेश के कारण, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रतिकर्षण बल उसे कहाँ ले जाना चाहता है, दूर। अब हम कहाँ लाना चाहते हैं इसे, इधर की ओर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, सही है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, किसी बाह्य स्रोत से, किसी बाह्य, कोई बाह्य स्रोत, जैसे बैटरी लगा के, ठीक है। तो बाह्य स्रोत बच्चों क्या करेगा, इस प्लस Q0 आवेश को, यानी परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में सपोज करो DW कार्य कर रहा है, कितना DW कार्य करना पड़ा है उसे, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इस परीक्षण आवेश को DW कार्य करना पड़ा। तो बच्चों DW अपान जो Q0 होगा, वही क्या होगा, A व B बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। अब मेरी बात सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे Q0 परीक्षण आवेश अपॉन में आ गया, इसका मतलब हुआ कि एकांक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत कार्य क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हम उसे उसमें चलाएंगे तो वैद्युत बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। मान लो प्लस Q0 आवेश को चलाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, DW, समझ में आ रही है। तो एक कूलाम को चलाने के लिए कितना करोगे, उसमें जो Q0 के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है उसमें Q0 का हम क्या कर देंगे, भाग। तो एकांक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही उन दोनों बिंदुओं के बीच बच्चों क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है सभी को? एकांक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चलाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। एकांक कूलाम की बच्चों जब बात करी जाएगी तो हमें कार्य में आवेश का भाग ही देना पड़ेगा, सही है, तभी तो एकांक के लिए आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम यहीं से अगर इस पे ध्यान दें तो ठीक है, तो यही से आप लोग अगर ध्यान दें तो इसके बारे में सारी चीजें, इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया, या इसे वोल्ट और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो हमारे पास हो गया। अब हम एक वोल्ट की परिभाषा मेरे लिए हमारे पास लिखने को आती है। एक वोल्ट की बच्चों परिभाषा कैसे आएगी, अगर मान लो एक कूलाम आवेश को चलाने में एक जूल कार्य करना पड़ेगा, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है वो कितने वोल्ट होता है, 1 वोल्ट। हम 1 वोल्ट की क्या परिभाषा लिखेंगे, अगर वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को चलाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अच्छा ये कार्य बच्चों किसके विरुद्ध करना पड़ता है, वैद्युत बल के विरुद्ध या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। समझ में आ रही बात? तो वही क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। ये इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। यहीं से इसकी हम विमा निकाल लेंगे बच्चों। जूल की विमा क्या होती है, जूल का अगर उसे थोड़ा बदले तो न्यूटन मीटर बटे कूलाम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, जूल न्यूटन मीटर होता है ना। और न्यूटन की विमा mL/10⁻², और इसकी विमा किसकी, मीटर की तो विमा L हो ही गई, और कूलाम की 80। तो यहाँ से बच्चों देखो क्या विमा बन गई, mL², और t एक पावर ऊपर जाएगी तो t⁻⁻1। क्या सबको समझ में आया ये, बोलो भाई, mL² t⁻⁻⁻, कुछ कठिन नहीं है, आराम से याद रख सकते हो कैसे आया, ठीक है। विभवांतर पूरा समझ में आ गया कि नहीं?
हमें पता है ये कार्य हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्यों? वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, परीक्षण आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगाता है, सही है। हम इसे इधर लाना चाहते हैं तो हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरोध में कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा में कौन देगा, एक्सटर्नल सोर्स, बाह्य स्रोत, सही है। अब मान लो कि +Q 0 आवेश को आप A से B पॉइंट तक चलाने में, +Q 0 आवेश को A से B पॉइंट तक चलाने में आपको W कार्य करना पड़ा। अगर मान लीजिए W कार्य करना पड़ा बच्चों, तो एकांक कूलाम के लिए कितना करना पड़ेगा, हम W में Q 0 का भाग ही तो देंगे, सही है। तो एकांक कूलाम को चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर, सही है। वैद्युत विभवांतर परिभाषा समझ में आ गई कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल के विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। सारी चीजें इसकी समझ में आ गई, जूल प्रति कूलम, मात्रक, वोल्ट, न्यूटन मीटर, विमा कैसे बना ली। ये अदिश राशि है बच्चों, कैसी राशि है, अदिश राशि है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? यस सर। अगला मेरे पास नया टॉपिक आता है वैद्युत विभव क्या है। अभी वैद्युत विभवांतर पढ़ा हमने, अभी हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव। अच्छा, इसमें क्या था कि हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाते थे, यही तो था। वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश को, जैसे मान लो ये मेरा मूल आवेश है और इसका चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, और हमने क्या किया था उसमें परीक्षण आवेश को ए पॉइंट से कहां तक लेकर गए थे, बी पॉइंट तक। तो एकांक कूलाम के लिए कार्य करना पड़ा था, वही ए और बी के लिए क्या हो गया था, विभवांतर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो एकांक कूलाम आवेश को बच्चों कहीं अनंत से लाएंगे। अनंत मतलब दूरी का हमें पता नहीं, मतलब इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, समझ में आ रही है। जो मूल आवेश के वैद्युत क्षेत्र से आप बाहर लाओ, बाहर से बच्चों लाओगे तो भी क्या करेगा, ये मूल आवेश उस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसके विरोध में आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से, सही है, अनंत से मतलब उसके मूल आवेश के वैद्युत क्षेत्र के कहीं बाहर से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु के लिए क्या कहलाता है, वैद्युत। किस बिंदु के लिए, जहां तक आप उससे परीक्षण आवेश को लेकर आए हो। जैसे मान लो हम परीक्षण आवेश को बी पॉइंट तक लेकर आए और बी पॉइंट तक लाने में मुझे 5 जूल कार्य करना पड़ा, तो 5 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा किसके लिए, पॉइंट बी के लिए, समझ में आ रही बात। अगर हम उसे लेकर आए, ए पॉइंट तक लेकर आए, यहाँ तक मुझे 4 जूल कार्य करना पड़ा एकांक कूलाम को लाने में, तो हमें बच्चों ए पॉइंट पर विभव कितना कहलाएगा, 4 ए पॉइंट के विभव, सही है। तो हम वैद्युत विभव की परिभाषा कैसे देंगे, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस पॉइंट तक के लिए क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जैसे बी पॉइंट के लिए लाए तो हम कहेंगे बी पॉइंट, नीचे मैंने सफिक्स में बी लिख दिया, बटे W बराबर W बटे, सही। अगर मान लो Q0 परीक्षण आवेश को लाए, Q0 परीक्षण आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ा हो, तो एकांक कूलाम के लिए कितना करना पड़ा होगा, W बटे Q0। समझ में आ रही मेरी बात। ए पॉइंट के लिए ऐसे निकाल लेंगे, सबके लिए जिस पॉइंट के लिए निकालना चाहिए सब। अच्छा, सेम चीज है बच्चों, इसकी भी वही हो जाएगी, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, मात्रक विमा भी वैसी सेम आ जाएगी, तू ठीक है। ये भी एक ऐसी राशि, अदिश राशि, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। इसके वोल्ट की भी परिभाषा ऐसे ही, अगर एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर आने एक जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, 1 है। समझ में आ रहा होगा सभी को। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमने आपको बताया था कि जैसे द्रव स्थिति में, यानी द्रव का प्रभाव इस चीज पर निर्भर करता है, द्रव तलों के अंतर पर। ऊष्मा का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, तापांतर पर। ऐसे ही आवेश का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, वैद्युत विभव पर या विभवांतर पर। अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर दो वस्तुएं हमारे पास हैं और उन्हें हम किसी चालक द्वारा जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा। अगर इसमें क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, आवेश का प्रवाह कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसे कण है, तो हमें ऋण आवेश जो होगा बच्चों वो निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर जाएगा।
जैसे मान लो इसका विभव 5 वोल्ट है, इस वस्तु का, इसका है 15 वोल्ट, तो निम्न विभव इसका है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये निम्न विभव, ये उच्च विभव, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित कण जाएंगे, तो कौन जाएगा? ऋण आवेशित कण इधर से इधर हो जाएंगे, और धन आवेशित कण किधर से किधर हो जाएंगे? धनावेश किधर से किधर जाएगा? उच्च आवेश से निम्न आवेश। ध्यान रखो, धनावेश किधर से किधर जाएगा? उच्च आवेश से। समझ में आ रही बात? सबको समझ में आया? यहाँ पे अगला मेरे पास टॉपिक आ जाता है बच्चों, जो पृथ्वी है वो एक विशाल चालक है। समझ में आ रही बात? यानी पृथ्वी बहुत बड़ी है और कैसी है? वैद्युत की चालक है। समझ में आ रही बात? और हम उस पर क्या कर सकते हैं? उसे कितना भी आवेश दे सकते हैं, कितना भी आवेश उससे। अच्छा, तुमने धारिता पढ़ी कि नहीं? धारिता क्या होती है? कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो उसे जब कितना भी आवेश मैं दे सकता हूँ, कितना भी आवेश उस पर ले सकता हूँ, तो उसकी जो धारिता होती है बच्चों, वो कैसी होती है? अनंत होती है। उसकी धारिता कैसी होती है? अनंत। धारिता क्या होती है? आवेश को अपने ऊपर इकट्ठा करने की कैपेसिटी, क्षमता। जब उसको कितना भी आवेश दे दो या कितना भी आवेश ले लो, तो यानी उसकी धारिता कैसी है? अनंत है। तो उसका विभव कितना होगा? विभव होता है V बराबर Q अपान C, Q अपान C, C का मान इनफाइनाइट है। तो विभव क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विभव कैसे कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? 0। चलो अगला मेरे पास टॉपिक है, अगला टॉपिक है मेरे पास एकल बिंदु आवेश के कारण विभव। मतलब एकल बिंदु आवेश मतलब अकेला एक बिंदु आवेश है। जैसे मेरे पास जो अकेला बिंदु आवेश मैंने ये मान लिया प्लस Q है, ठीक है, अकेला एक बिंदु आवेश है हमारे पास प्लस Q। इसके कारण हमें विभव निकालना है। मान लो इसके कारण हमें इससे r दूरी पर कोई पॉइंट कहां कौन है? P, उस पर हमें विभव निकालना है। सही है? एक हमारे पास बच्चों बिंदु आवेश Q है, इससे मैं r दूरी पर क्या निकालना है? एक पॉइंट P है, वहां पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इससे बच्चों हम इससे क्या करते हैं? इससे x दूरी पर एक और पॉइंट लेते हैं। ठीक है, x दूरी पर हम एक और पॉइंट लेते हैं E। कौन पॉइंट लेते हैं? हमें निकालना विभव कहां है? इससे r दूरी पर पॉइंट P पर। कितना होगा पॉइंट P पर विभव? परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए, इतना ही तो होगा। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से हमें कहां पर विभव निकालना है? P पॉइंट पर। मैंने कहा था किसी भी बिंदु पर विभव कितना होता है? उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वहां तक लाने में किए गए कार्य। ठीक है, तो हमने P पर विभव निकाला, पहली बात। अब हम क्या करते हैं? इससे परीक्षण इस मूल आवेश से x दूरी पर एक अगला पॉइंट लेते हैं A। ठीक है, वहां पर एक परीक्षण आवेश हम रखते हैं प्लस Q0। समझ में आ रही बात? अब इस मूल आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश इन दोनों के बीच एक वैद्युत बल काम करेगा, और दोनों धनात्मक है तो कैसा करेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, किधर की ओर उसकी डायरेक्शन होगी? ऐसे होगी कि नहीं? बताओ बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात? ये एक प्रतिकर्षण बल एक लगेगा, सही है? और इस बल का मान कितना होगा? कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K into Q1 Q2, यानी Q1 कौन है? Q, Q2 कौन है? Q0, और अपॉन दोनों के बीच की दूरी का बोलो। इतना ही तो बच्चों वैद्युत बल काम करेगा उस पर, किस पर? परीक्षण आवेश। सही है? अब मान लो हम क्या कर रहे हैं कि इस परीक्षण आवेश को A पॉइंट से कहां तक लाकर देख रहे हैं? B पॉइंट तक। कहां तक बच्चों? और A से B तक के बीच की दूरी मान लो dx है। कितनी है? dx। हम सूक्ष्म दूरी dx से चला रहे हैं इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से जब परीक्षण आवेश बच्चों Q0 को A से B तक चलाओगे तो इस प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? मैंने मान लिया अभी छोटी दूरी चला रहे तो मैंने कहा dw कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य क्या होता है? बल इंटू दूरी नहीं होता, कार्य बराबर बल गुणा दूरी होता है कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो बल कितना है? F, और दूरी कितनी चला रहे हैं? dx। यानी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक चलाने में इतना ही तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये अदिश गुणनफल है तो अदिश गुणनफल क्या होता है? F dx cos थीटा। अच्छा, थीटा कितना बच्चों यहाँ पर? थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का। अच्छा, बल की दिशा उधर की ओर, विस्थापन किधर की ओर हो रहा है? इधर की ओर। दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही सभी को?
सबको समझ में आ रहा है? तो देखो dw बराबर, अच्छा cos 180 का मान कितना होता है -1, तो कितना वर्क करना पड़ेगा -f dx, इतना ही तो वर्क करना पड़ेगा। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा f की ये वैल्यू रख सकते हो, f कितना है, f है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इनटू q q0 बटे कितना वर्क करना पड़ेगा, सही बात है। इसके लिए परीक्षण आवेश को पॉइंट ए से बी तक चलाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें पॉइंट पी पर विभव निकालना था ना। पॉइंट पी पर विभव कैसे निकलेगा, परीक्षण आवेश को अनंत से पॉइंट बी तक लाने में किए गए। अभी मैंने परीक्षण आवेश को केवल बिंदु ए से बी तक ले जाकर देखा कि कितना वर्क करना पड़ता है, ये आ गया मेरे पास। बात मेरी समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाते हैं, उसके लिए देखते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा w बराबर, कहां से लाते हैं बच्चों, इनफाइनाइट से लेकर कहां तक लेकर आते हैं, पॉइंट पी तक। पॉइंट पी की मूल आवेश से दूरी कितनी है, समझ में आ रही बात। सूक्ष्म दूरी के लिए इतना वर्क करना पड़ा था, अब मैं अनंत से लेकर आ रहा हूं कहां तक, r दूरी तक, तो मैं समाकलन लगा दूंगा और सूक्ष्म दूरी के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वही लिखूंगा dw, ठीक है। सूक्ष्म dx दूरी के लिए dw कार्य करना पड़ा, अब मैं कितनी दूरी के लिए कार्य निकाल रहा हूं, अनंत से लेकर r तक, समझ में आ रही बात। अनंत से तो r दूरी तक जो वर्क करना पड़ेगा वही तो पॉइंट p पर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव। समझ में आ रही सभी को बात। तो यहाँ देखो इनफाइनाइट r dw मेरे पास कितना है, dw है मेरे पास, माइनस का चिन्ह बाहर लिख लो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इनटू q q0 बटे x स्क्वायर dx। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये सभी को बच्चों समझ में आएगी। इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, जो चीजें कांस्टेंट है, अचर है, समाकलन से वो बाहर निकलती है, सभी को पता है। तो कौन कौन बाहर निकलेगा, एक तो नीचे से देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 k निकलेगा, ऊपर से क्या निकलेगा q q0, ये भी तो स्थिर है, यहाँ पर इनके मान बदल रहे हैं क्या, नहीं। क्या बदल रहा है लगातार, उधर से इधर लाने में क्या लगातार बदल रहा है, दूरी x ही तो चेंज हो रही, कम होती जा रही है। तो अंदर बचेगा इनफाइनाइट r लिमिट x स्क्वायर, नीचे बचेगा, ऊपर ले जाओगे x की पावर -2 dx। सबको समझ में आया? समाकलन कैसे करते हैं बच्चों, x की पावर -2 dx का समाकलन सभी लोग देख लो, पावर 1 जुड़ जाएगी, क्या होगा -2 प्लस और बटे भाई -2 प्लस अचर भी रहता है, तो x की पावर -1 ऊपर बचेगा, नीचे एक -1 बचे, यानी माइनस चिन्ह बाहर लगा लो और ये x यानी 1/x -1/, समझ में आएगा? एक हमें ध्यान भी रखना है कि ये माइनस भी बार बच्चों चल रहा है यहाँ पर, सही है, सबको क्लियर है? अब देखो थोड़ा क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन हुआ जाके कितना, माइनस पहले जो लिखा है -q q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और इसका समाकलन कितना हुआ जाएगा -1/x, और लिमिट लगा दो इनफाइनाइट से लेकर r, ठीक है। ये माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आगे देखो w बराबर q q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा चर की जगह पर चर कौन है, x की जगह क्या रखो, पहले r, अपर लिमिट r है ना ऊपर वाले का, फिर माइनस का चिन्ह लाके लोअर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट बच्चों, समझ में आ रही बात। तो w बराबर मेरे पास हो गया q q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और वो तो 0 हो जाएगा पूरा, क्या बचा अंदर 1/, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, सही है। अब देखिए यहाँ से q0 इधर बट्टे में ला सकता हूँ, w/q0 हो जाएगा कि सही है, उधर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, क्या बचा q, और बट्टे में कौन बचा r। अच्छा हमने जब वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी तो w/q0 क्या था, वैद्युत विभव था कि नहीं, q0 परीक्षण आवेश है, w क्या है, q0 परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु p तक लाने में किया गया, लेकिन w/q0 क्या हो गया, एकांत परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु p तक लाने में किया गया, जो कि क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो ये क्या बन जाएगा, वैद्युत विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इनटू q/r वोल्ट। किसी नहीं समझ में आया, यानी मुझे क्या मेरे पास आ गया कि एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है बच्चों, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इनटू q/r, q आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत विभव का मान आ जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा ये देखो विभव किस पर डिपेंड किया बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती किसके है,
दूरी के, यानी अगर दूरी ज्यादा होगी मूल आवेश से तो वहां पर विभव कम होगा, और मूल आवेश से अगर दूरी कम होगी तो वहां पर विभव ज्यादा होगा। सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? सबको समझ में आया कि? अब सपोज करिए ये सबको क्लियर है, इसमें कुछ था नहीं, हमें मूल आवेश से r दूरी पर एक पॉइंट p है, वहां पर हमें विभव पता करना था, हमने उसको पहले छोड़ा, हमने क्या किया उसे x दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, वहां पर एक परीक्षण आवेश q0 रखा, इस मूल आवेश के कारण उसमें विद्युत बल F लगेगा जिसका मान कूलम के नियमानुसार ये है। अब क्या होगा, इसको मैंने a से b तक विद्युत क्षेत्र में चलाया, कितनी दूरी dx दूरी, तो कितना वर्ग करना पड़ा हमें, dw बराबर f dx, यानी कितना करना पड़ा, ये करना पड़ा। अब मैं इसको कहां से लाऊंगा, अनंत से लेकर बिंदु P तक, यानी कितनी दूरी तक, r दूरी तक, तो हमने समाकलन लगा दिया, उस समाकलन करके बाद में w/q0 क्या बन गया। सबको समझ में आया कि? सबको समझ में आया? अच्छा सभी लोग एक चीज और ध्यान से समझेंगे, ये तो बच्चों पॉइंट P पर विभव किस आवेश के कारण था, प्लस q आवेश के कारण। मान लो ये आवेश q1 है, यहीं पर कहीं एक आवेश दूसरा q2 भी है, कहीं पर एक -q3 भी है, मतलब अनेक आवेश हैं इसके चारों, और हमें इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है, सभी आवेशों के कारण। तो हम क्या करेंगे, पहले q1 के कारण निकाल लेंगे, q1 के कारण कितना होगा, 1/4πε0 k * q1/r, ठीक है, r1 दूरी ले लो इसे, ठीक है। फिर मैं इसके कारण वहां पर निकालूंगा विभव कितना होगा, इसके कारण होगा 1/4πε0 k * q2 मान लो यहां से यहां तक दूरी कितनी है, r2। अब मैं निकालूंगा -q3 के कारण 4πε0 k -q3/r3। अब जो बिंदु P पर परिणामी बच्चों विद्युत विभव होगा वो इन सबके अलग-अलग विद्युत विभवों का बीजगणिती, मतलब अब पॉइंट P पर टोटल परिणामी विभव हो जाएगा v1 + v2 + मेरी बात क्या समझ में आ रही है सभी को? यार और भी आवेश है तो इसी प्रकार वो भी जुड़ जाएंगे, सही है। लेकिन बच्चों ये कैसा आएगा, ये यहाँ पर कैसी आएगी वैल्यू, माइनस में, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अगला मेरे पास टॉपिक है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हम जानते हैं, सभी लोग बोर्ड पे देखो थोड़ा ध्यान से। हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव ही बना लिया AB, सही है। एक सिरे पर इसके -q आवेश है, एक सिरे पर कितना है, +q आवेश है। इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 12, इसके मिड में एक पॉइंट है कौन, O, ठीक है। तो हमें इसके कारण बच्चों वैद्युत विभव निकालना है, तो हमें पता है इसकी दो स्थितियों में निकाल सकते हैं। एक तो कौन सी स्थिति में, अच्छी, या ऐसे दूसरी भाषा में क्या और बोलते हैं, अनुदैर्ध्य, सही है। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है, इसकी अक्ष की दिशा में कहीं पर, ठीक है। तो इसकी अक्ष की दिशा में बच्चों एक पॉइंट हमने ले लिया, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, कौन, P। हमें P पॉइंट पर विभव निकालना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? हमने r दूरी पर एक पॉइंट कौन ले लिया, अच्छी स्थिति में एक पॉइंट ले लिया P, r दूरी पर। दूरी कहां से लोगे, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। कहां से, कोई बच्चे यहां से ले लेते हैं, यहां से ले, नहीं कहां से लोगे, मध्य बिंदु। अच्छा मध्य बिंदु पे ध्यान दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये दूरी पूरी वैद्युत द्विध्रुव की दूरी 12 है, तो ये L इधर हो जाएगी और L इधर हो जाएगी। क्या समझ में आ रही? थोड़ा बच्चों ध्यान दो, इस +q आवेश से P पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, पूरी यहाँ से यहाँ तक r है, और हमें इतनी निकालनी है, यानी r माइनस, समझ में आया क्या? और -q आवेश से पॉइंट P तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ मिड पॉइंट से वहां तक की r है, और ये L और जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, r+। क्या ये समझ में आया सभी को? सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं +q आवेश के कारण पॉइंट P पर विभव कितना है। इसके कारण +q के कारण बिंदु P पर विभव, हम उसे क्या लिखेंगे,
V1 क्या लिखेंगे, और किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा, कितना होता है 1/4πε0 इनटू Q बटे R। R यहाँ से यहाँ तक की उस बिंदु आवेश से उस पॉइंट तक की दूरी कितनी, R माइनस। सबको समझ में आया क्या? अब माइनस Q आवेश के कारण बच्चों पॉइंट P पर विभव V2 लिखो, इसे क्या लिखोगे 1/4πε0 इनटू माइनस Q बटे वहां से वहां तक की माइनस Q से P तक की दूरी कितनी, R प्लस L। समझ में आ रही मेरी बात सभी को? अब अभी मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि किसी पॉइंट पर परिणामी विभव क्या होता है, सभी आवेशों के विभवों का बीजगणितीय योग। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव बच्चों B होगा वो इन दोनों आवेशों के कारण जो विभव है उसका बीजगणितीय यानी V1 प्लस V2। समझ में आ रही सभी को? तो B बराबर V1 ये है मेरे पास, V2 ये है, सही है। तो P2 कैसा है तो माइनस का, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, सही है। जोड़ोगे तो कैसे चिन्ह आ जाएगा, और कॉमन क्या है दोनों में 1/4πε0। उधर क्या बचा Q/R माइनस L, माइनस का चिन्ह Q/R प्लस। बोलो किसे नहीं समझ में आया, ये सबको समझ में आया हो, सही है। एक और चीज बच्चों देखो, Q भी तो कॉमन हो जाएगा दोनों से, नहीं हो जाएगा Q भी तो कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, V बराबर Q/4πε0, एलसीएम ले लो, R माइनस L और R प्लस R माइनस L से ये कट गया, R प्लस L बचा, माइनस का चिन्ह लगाओ, R प्लस L से R प्लस L कट गया, क्या बचा R माइनस, लेकिन चिन्ह बदलेंगे R प्लस L हो जाएगा, सही है। क्या कट जाएगा, R से R कट जाएगा। इधर देखो क्या बचेगा, B बराबर Q/4πε0, क्या बचेगा ऊपर 2L, क्या बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अच्छा एक चीज समझने वाली बात है, इसे हम छोड़ देंगे L स्क्वायर को, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि R काफी बड़ा है L से, R स्क्वायर और बड़ा हो गया L स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आ जाएगा B बराबर, ऊपर सभी लोग एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ऊपर क्या बनता हुआ दिख रहा है, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आवेश क्या होता है Q * 2L, तो Q * 2L लिख रहा है सबको। तो B बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इनटू P, और नीचे बच्चों L स्क्वायर तो छोड़ दिया जाएगा, क्या बचेगा, तो ये आ गया बच्चों क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कितना आया 1/4πε0 P/R²। अगर ये किसी माध्यम में रखा होता है यहाँ पर सिस्टम, तो उसका परावैद्युतांक K होगा, सही है। यस सर, सबको समझ में आया, ये अच्छी स्थिति में। कुछ कठिन है इसमें, कुछ नहीं है। पहले आवेश के कारण निकाले, दूसरे दोनों को जोड़ दिया बस। सभी लोग बोर्ड पे ही देखो। अब जो दूसरी स्थिति मेरे पास बात नहीं करो, कौन सी स्थिति, निरक्षी, या दूसरा नाम और इसका है क्या है, निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति क्या होती है। जैसे मान लो ये हमारे पास ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके एक सिरे पर -q आवेश रखा है, एक पर, दोनों के बीच की दूरी 2L है, एक मिड पॉइंट है इसका तो निरक्षी बच्चों क्या होती है, इसकी अक्ष से लंबवत, ठीक है। तो इसकी अक्ष से लंबवत यानी इसके बीच वाले बिंदु से मध्य बिंदु O से हमने क्या किया, R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, कौन, P। हमें P पर वैद्युत क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो P पॉइंट पर बच्चों वैद्युत विभव किसके कारण होगा, एक तो -q आवेश के कारण होगा, एक अब टोटल कितना होगा, दोनों का -q कारण जो है और +q के कारण जो वैद्युत विभव दोनों का बीजगणितीय योग कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये -q के कारण देख लो कितना, -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको नाम दे दो कितना, V1 नाम दे दो। क्या होता है तो बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q कौन है, -q बटे R²। R² क्या होती है, उस बिंदु आवेश से उस पॉइंट तक की दूरी। तो ये दूरी -q से ये दूरी बच्चों यही तो है, बताओ ये दूरी कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे, कितनी होगी,
ये पूरी वैद्युत द्विध्रुव की दूरी 12 थी, तो आधी आधी L हो जाएगी, और ये R है तो ये कर्ण बन जाएगा बच्चों, इस संपूर्ण कर्ण बन जाएगा नहीं, कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी √r² प्लस, यही तो होगी, तो ये दूरी √r² प्लस का क्या कर देना है, नहीं वर्ग नहीं करना, वर्ग थोड़ी करना है, कितनी हो जाएगी दूरी √r² प्लस L²। सबको समझ में आया कि सबको समझ में आया भाई ये, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देख लूं, P पर इसे किसे डिनोट करेंगे, V2 से, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे, अच्छा ये दूरी भी बच्चों यही होगी ना, प्लस क्यू कारण ये जो दूरी होगी ये भी तो होगी √r² प्लस L², ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, इन दोनों विभवों V1 और V2 को जोड़ दें, तो V बराबर V1 बच्चों कितना है, देखो सभी लोग ध्यान से, V1 है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे √r² प्लस L², और V2 कितना है, V2 ये है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे √r² प्लस, देखो एक प्लस का एक माइनस का कट गया कि नहीं, तो हमें समझ में ये आ गया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव कितना होता है, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं, सही है, हटा दें इसे, आपने यहां पर प्लस करना r² प्लस तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर लिया था ना आपने, तो आपने r² प्लस L² लिया था, तो वहां पे आपने माइनस रखा है, कहां पे माइनस, सबको यहाँ पे समझ में आया है, अगला मेरे पास टॉपिक आता है विभव प्रवणता, क्या आता है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बच्चों क्या होती है, सभी लोग थोड़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम जानते हैं क्या होता है, किसी भी बच्चों मूल आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे, यही तो होता है। यानी यहाँ से मैं एक निष्कर्ष निकालता हूँ, जो विभव होता है वो दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी परिवर्तन के सापेक्ष वो भी विभव भी क्या होता है, चेंज होता है, परिवर्तित होता है। यानी अगर दूरी ज्यादा होगी तो विभव कैसा होता जाएगा, कम, दूरी कम होती जाएगी तो विभव बढ़ेगा। समझ में आ रही बात। मान लो कि बच्चों ये मूल आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट ए है, कौन है, एक दूसरा पॉइंट थोड़ी दूर पर है बी, तो दोनों मूल बिंदु से क्या आप देख रहे हो, दोनों ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग है ना, तो दोनों के बीच कुछ न कुछ वैद्युत विभव में अंतर अवश्य होगा। मैंने मान लिया दोनों के बीच जो विभवों में अंतर है वो कितना है, dv कितना है, मेरी बात समझ में आ रही है। और दोनों के बीच बच्चों दूरी कितनी है, मैंने छोटी दूरी मान ली dr, सही है, समझ में आ रही है। मैंने मान लिया कि कोई मूल आवेश है, उसके वैद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट है ए और उनके बीच की दूरी कितनी है, मैंने मान लिया, तो उनके बीच में कुछ अगर दूरी है तो उनके बीच में कुछ विभव में चेंजिंग भी होगी, विभव परिवर्तन भी होगा। मैंने मान लिया कितना है, dv है, तो dr दूरी में बच्चों विभव परिवर्तन कितना है, dv, तो इकाई दूरी में विभव परिवर्तन कितना होगा, dv बटे dr। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, इकाई दूरी में विभव परिवर्तन कितना होगा, dv बटे dr। यही जो इकाई दूरी में जो विभव परिवर्तन होता है वही कहलाता है क्या, समझ में आया विभव परिवर्तन, नहीं समझ में, मतलब क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में इकाई दूरी पर जो विभव परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव। समझ में आ रही मेरी बात।
ये यहाँ से इसका मात्रक वगैरह देख लो, मात्रक क्या हो जाएगा विभव प्रवणता का, ये विभव परिवर्तन का मात्रक वोल्ट और दूरी का तो इसका मात्रक क्या हो गया वोल्ट प्रति मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको यार न्यूटन प्रति कूलाम भी बोलते हैं बच्चों। सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा न्यूटन प्रति। समझ में आ रही मेरी बात? यहीं से इसकी हम विमा भी निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हो कि नहीं? ऐसे न्यूटन की विमा क्या होती है एम एल टी की पावर माइनस और कूलाम की एटी तो क्या हो गई एम एल टी की पावर माइनस क्यू ए की पावर माइनस 1 ये हो गई विभव प्रवणता। अच्छे से समझ में आई क्या? क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है विभव का क्या होता है परिवर्तन होता है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो विभव परिवर्तन होता है, किन्हीं भी दो बिंदु मान लो ए बी है उनके बीच विभव परिवर्तन कितना है dv और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी dr है। तो उस विभव परिवर्तन और जो दूरी का डिफरेंस है उसके अनुपात को ही क्या बोलते हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव। या ऐसी सीधी भाषा बोलो वैद्युत क्षेत्र में इकाई दूरी पर विभव परिवर्तन को क्या कहते हैं विभव प्रवणता। मेरी बात समझ में आ रही है? उसे थोड़ा बंद करो। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। जैसे मान लो एक हमारे पास बच्चों वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, एक मेरे पास वैद्युत क्षेत्र कौन है ई और इसमें दो पॉइंट है ए और सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो कौन से दो पॉइंट है ए और बी और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है दूरी कितनी है dr और ए पॉइंट का विभव b है और b का मैंने मान लिया क्योंकि b जो पॉइंट है वो a पॉइंट से ज्यादा दूर है, ठीक है। तो b पॉइंट का विभव मैंने मान लिया उस a पॉइंट की विभव b से थोड़ा कम है, यानी कितना कम है d भी कम है। दोबारा समझिए एक वैद्युत क्षेत्र ई है उसमें दो पॉइंट है एक a और एक b, दोनों के बीच की दूरी कितनी है dr, ठीक है। a पॉइंट का मैंने मान लिया विभव b है तो b पॉइंट का कितना है a पॉइंट की विभव से थोड़ा कम यानी b माइनस db। b पॉइंट पर एक हमने परीक्षण आगे से रखा बच्चों प्लस q0 तो उस पर एक वैद्युत बल लगेगा, सही है। और किधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना बल लगेगा Q0 E, हम जानते हैं पीछे पढ़ चुके हैं ये कितना लगेगा Q0 E। अब हम क्या करें बच्चों, अगर हम इस परीक्षण आवेश Q0 को कितना चलाएं B पॉइंट से A पॉइंट तक चलाने में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन। समझ में आ रही बात? यानी बल F विस्थापन कितना dr। तो बच्चों यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि हमें बल और विस्थापन, बल की दिशा उधर की ओर है विस्थापन इधर की ओर है, दोनों के बीच कोण कितना है 180 Fr cos 180 cos 180 का मान कितना होता है -1, यानी कितना कार्य करना पड़ेगा -F into dr। F कितना है F है कितना बल लग रहा है Q0 T, यहाँ से देखो Q0 dw के अपॉन में आ गया dw अपॉन Q0 माइनस E into dr। ये dw अपॉन Q0 वैद्युत विभवांतर की परिभाषा जब हमने पढ़ी थी तो dw अपॉन Q0 क्या होता था वैद्युत विभवांतर ही तो होता था, सही है। तो dw अपॉन Q0 क्या बन जाएगा a और b बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर dv। समझ में आ रही बात? यहाँ से मैं E का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा -dv बटे dr, यानी ये क्या है वैद्युत क्षेत्र E क्या है और dv बटे dr अभी हमने क्या पढ़ाया था विभव प्रवणता। तो ये किस में रिलेशन आ गया वैद्युत क्षेत्र और विभव, वैद्युत क्षेत्र ई विभव प्रवणता dv बटे dr, ये पूरी विभव प्रवणता है dv बटे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। देखो दोनों बराबर ही लेकिन क्या केवल डिफरेंस है चिन्ह का, माइनस का चिन्ह लगा, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर। अगर बच्चों मेरे पास धातु की दो प्लेटें हैं, धातु की दो प्लेटें ऐसे करके और इनके बीच की दूरी मान लो कितनी है d, कितनी है d, और इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है b। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर होगा b अपॉन d, ठीक है। समझ में आ रही बात? यहाँ तक ये खत्म हो गया, अभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ, कुछ 2-4 टॉपिक और रह गए इसके। तो मेरे का तुम अपने आप कर दोगे, सभी लोग कहाँ से करने देख लो एक बार, सभी लोग थोड़ा देखो ध्यान से।